चलो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने खोजा था ब्रिज को। ब्रिज हम लोग किसको बोलते हैं तो वो समझिए। जैसे कि 4 प्रतिरोध होगा, जिसमें से 3 प्रतिरोध हमको मालूम नहीं होगा, बस सॉरी मालूम होगा 3 प्रतिरोध, और ये चारों प्रतिरोध जो होंगे वो एक चतुर्भुज में जुड़े हुए रहेंगे। 4 प्रतिरोध है, इसमें एक प्रतिरोध को P कहा जाता है, एक को Q, इसको R कहते हैं और इसको S कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 3 प्रतिरोध P, Q और R, ये तीनों प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध होता है, मतलब इसका मान पहले से ही हमें मालूम रहता है। और चौथा प्रतिरोध S जो है अज्ञात होता है, और इसी का वैल्यू हमको निकालना होता है। ठीक है, कोई भी तार है, कोई भी किसी भी तरह का चीज जिसके बारे में हमको बिल्कुल जानकारी ही नहीं कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो पता करने के लिए ही व्हीटस्टोन ने एक ब्रिज तैयार किया था, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अगर हम एक चतुर्भुज में ये वाला लाइन मिला दे तो इसको विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये वाला लाइन अगर हम इस तरह से मिला रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं, अगर इस तरह से भी मिलाएंगे तो भी समझ लेना है कि ये क्या है, एक विकर्ण है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एगो तार हम लोग नीचे से खींचे अगर ऐसे, तो इस तार में एगो सेल जोड़ दिया जाता है, मतलब बैटरी का कनेक्शन, और एक स्विच जोड़ दिया जाता है यहाँ। और दूसरा जो विकर्ण होता है, इसमें जोड़ दिया जाता है एक गैल्वेनोमीटर, जी इसका प्रतिरोध हो गया, और एक स्विच जोड़ दिया जाता है। ये क्या बताएगा, ये यहाँ पे करंट को बताएगा कि करंट इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम बताए थे कि ये धारा की उपस्थिति को बताता है। अच्छा, इसको और डिटेल में गैल्वेनोमीटर के बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और दूसरा चीज कि ये जो सामने नजर आ रहा है, यही हमारा डिवाइस, ये पूरा जो ब्रिज आपको सामने नजर आ रहा है, इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या क्या होता है, तो 3 प्रतिरोध ज्ञात होता है और चौथा प्रतिरोध अज्ञात होता है। चारों प्रतिरोध एक चतुर्भुज में जुड़े हुए रहते हैं, एक विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी रहता है, दूसरे विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर रहता है और एक और कुंजी रहता है। इसको कुंजी K1 मान सकते हैं, इसको कुंजी क्या मान सकते हैं, K2 मान सकते हैं। समझ में आया? ये सेल हो गया, या बैटरी बोल सकते हो कनेक्शन देने के लिए। बोलो, क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझना है, इसी चीज को हम रियल में इसको कैसा दिखता होगा इसको समझते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। यही वो मशीन है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कहाँ चतुर्भुज नजर आ रहा है, तो ध्यान से देखना है, इसके अंदर जो तार जोड़ने का काम किया गया ना, वायरिंग का जो काम किया गया है, वो इसके अंदर वैसा ही किया गया है जैसा भी हमने दिखाया बना करके। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये अब काम कैसे करता है, यहाँ पे देखिए तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1000 दिख रहा है, यहाँ पर 1000 दिख रहा है ना, यहाँ 100 नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1 है। तो इसको हम लोग चैनल बोल सकते हैं या प्रतिरोध बोल सकते हैं। जैसे कि ये वाला वैल्यू P का वैल्यू देगा, ठीक है, और ये वाला वैल्यू किसका देगा, Q का वैल्यू देगा, ये वाला किसका वैल्यू देगा, R का। समझ में आया? और ये वाला किसके वैल्यू को, हाँ, तो ये S के वैल्यू को देगा। अब ये चारों प्रतिरोध हो गए। अब इसमें आपको ध्यान देना है, अगर हम इसको 0 पर रखेंगे, ऐसे इसको घुमाए, चैनल को, इस चैनल को घुमाएंगे, 0 पर रखेंगे, तो यहाँ 0 गुना का चिन्ह नजर आ रहा है, इसमें 0 से गुना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। अगर घुमा के 1 पर कर देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1000। तो ये जैसे जैसे घुमाएंगे उसके हिसाब से हम इसका प्रतिरोध अपने हिसाब से लिख सकते हैं कॉपी में। समझ में आया कि हाँ भाई, ये जितना पर घुमाए हैं तो इसका प्रतिरोध कितना हुआ। तो इसको जैसे जैसे घुमाएंगे वो हमको पता चल जाएगा कि P का मान कितना है। बात बुझाया? और Q के मान को भी अगर हमको पता करना है तो इसको भी घुमा करके हम चेक कर सकते हैं कि Q का वैल्यू कितना पर हम छोड़े हुए हैं। हम अपने मन से कितना पर किसी को भी ला करके छोड़ सकते हैं।
आर को भी किसी पर भी ला करके छोड़ सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, हई जो चैनल देख रहे हो, ये वाला चैनल जो है, इसको जब घुमाना हम शुरू करते हैं, चाहे इसमें हम कुछ लगा दें, बात बुझाया, इसमें हई तीनों में कैसनो लगा दे कुछ भी, इसमें हम हई जो देख रहा है सब, हई वाला, यही हमारा जगह है जहां पर अज्ञात तार लगाया जाता है, कोई वायर लगाया जाता है। जैसे मान के चलो कि ही तांबा का तार है, मोटा, इतना मोटा है। अब इसके बारे में हम जानना है कि कितना प्रतिरोध ये उत्पन्न कर सकता है। तो इस तार को हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास कोई भी तार हो, उस तार को यहाँ जोड़ देंगे। तार को यहाँ जोड़ देने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको मतलब घुमा करके इसको कितनाहू पर आप सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसी को घुमाइएगा ना, तो घुमाने से होगा क्या कि इससे 0 पर आ जाएगा। बात बुझाया। जब 0 पर सेट हो जाएगा, जैसे कि अभी हम तार ही नहीं लगाए हैं, क्लियर, फिर से ये तार हम नहीं लगाए हैं, ये कितना ऊपर वैल्यू सेट कर दिए, इसको भी कितना ऊपर सेट कर दिए, इसका ऊपर, इसको भी। 3 गो को हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा प्रतिरोध होता है, ज्ञात, यानी कि तीनों का वैल्यू हमको मालूम रहेगा कि हम कितना पर सेट किए हैं। चौथा वैल्यू हमको मालूम नहीं रहेगा। चौथा वैल्यू जब नहीं मालूम रहेगा, तो उस वक्त हम इस चैनल को इधर उधर घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होता है कि ये कांटा कितना पर आ जाता है, 0 पर। जैसे ही 0 पर आ जाएगा, तो 0 पर आ जाने का मतलब ये संतुलित करने वाला, रेशियो मिलाने वाला ये चैनल है, ठीक है। अब ये 0 पर जब आ जाएगा, तो अब हम तार को यहाँ जोड़ेंगे, और तार को जैसे ही जोड़ेंगे, ये कांटा इधर उधर घूमने लगेगा। समझ में आया। कांटा इधर उधर अगर घूमने लगा, तो समझ लो कि इसमें क्या हो रहा है। हई जो हम लोग अभी पढ़े हैं, हई वाला देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये क्या है, S है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, हई वाला, समझ में आया। और इसका प्रतिरोध क्या है, G है, और ये स्विच लगा हुआ है। स्विच रहता है ऑन ऑफ करने के लिए, देखिए स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें अब आप यहाँ पर एक सेल लगा दिए हैं। सेल मतलब कि देखो, है बैटरी जोड़ने वाला, है धन हो गया है, क्या हो गया, ऋण हो गया। ये बैटरी जोड़ने के लिए सेल हो गया, एक कुंजी हो जाएगा इसके बीच में। अच्छा, तो कुंजी देखो 2 गो है, हम यहाँ पे बोल दिए, ये कुंजी K1 है और ये क्या है, K2। तो इसमें से एक कुंजी K1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। ये दोनों को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। समझ में आया। अब होगा क्या, ये सुई 0 पर है, तार हम लिया करके यहाँ पर जोड़ दिए, देखो यह तार जोड़ा हुआ है। जैसे ही तार हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो जोड़ते ही होगा क्या कि कांटा इधर उधर नाचने लगेगा। मान के चलो कांटा इधर घूम गया, तो इसका मतलब हुआ कि या तो करंट इधर की तरफ आ रहा है इसे घूम करके, समझ में आया, और नहीं तो करंट इधर से जा रहा है। ऐसा कब होता है, करंट इधर उधर दोनों तरफ कब घूम सकता है। तो याद करो, एक कहानी हम बताए थे कि एक खेत है और उस खेत में हमको पानी ले जाना है, ठीक है। ये नाला है और ये रहा खेत। इस खेत में हमको पानी लेके जाना है, ठीक है। और पानी का सोर्स इस तरफ से है, पानी का जो सोर्स है वो इधर से है पूरा। हाई जो देख रहा है सब, इधर से क्या निकल रहा है, पानी। हाई सब पानी इधर से चल रहा है। अब ये पानी इस लाइन में कब नहीं आएगा, दोनों पाइप बराबर हो और पानी का मात्रा भी, फ्लो भी क्या हो, बराबर हो। लेकिन अगर ये मोटा हो और ये क्या हो, पतला, तो पानी इधर से जब ज्यादा जाएगा, इधर से कम जाएगा, तो कुछ पानी इधर से आ जाएंगे और पानी इधर से निकलेगा, कुछ पानी इधर से निकलेगा और खेत में इधर पानी आ जाएगा। यानी कि इधर पानी आने का चांस कब रखता है, जब इधर पानी ज्यादा हो और इधर पानी क्या हो, कम। अगर इधर पानी ज्यादा होगा और उधर कम होगा, तो पानी इधर में बहने लगेगा। समझ में आया। तो पानी इधर से बहा, इसका मतलब धारा ऊपर से नीचे बह रहा है। अब पानी अगर इधर से गया, तो हम समझेंगे कि धारा नीचे से ऊपर जा रहा है। सेम वैसे ही है इसमें भी, कि अगर हम कांटा को देखेंगे, कांटा अगर इधर घूम रहा है, तो हो सकता है कि धारा का प्रवाह इधर से इधर हो रहा हो। क्यों भाई, क्योंकि इधर हाई पोटेंशियल, माने पोटेंशियल ज्यादा हो गया होगा। क्योंकि धारा किधर से किधर बहता है, जिधर वोल्टेज ज्यादा होता है उधर से, जिधर कम होता है उधर। मान के चलो कि इधर 12 वोल्ट हो गया है और इधर 4 वोल्ट हो गया है,
तो उस कंडीशन में करंट 12 से किधर बहेगा, 4। हो सकता है कि इस तार को लगाने के वजह से इधर वोल्टेज ज्यादा हो जाए और इधर वोल्टेज क्या हो जाए, कम, क्योंकि सब डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जितना पर आप सेट किए हैं, वो गड़बड़ भी इधर उधर भी तो सेट कर सकते हो। तो कभी पोटेंशियल ऊपर हाई हो सकता है या कभी नीचे हाई हो सकता है, कहीं पे भी ज्यादा या कम हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इसमें करंट बहने का चांस कब होगा, जब इधर और इधर में कोई एक पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा हो। क्या होगा जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए, तब धारा नहीं बहेगा, तो सुई हमारा कहाँ पर रहेगा, बीच में ही रहेगा, 0 पर। अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ तार लगाए, हमारा कांटा मान के चलो घूम के यहाँ आ गया। अब ये कांटा घूम के अगर यहाँ आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि हाई चैनल को पकड़ेंगे, जिसका नाम क्या है, एस। इसको इधर उधर ऐठेंगे, घुमाएंगे। जैसे जैसे घुमाएंगे कांटा भी इधर उधर हिलेगा, और कांटा पर नजर रखेंगे। हम घुमाते जाएंगे, देख रहे हैं कि कांटा किधर जा रहा है, नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है। अगर इधर घुमा रहे हैं और कांटा ऊपर चढ़ रहा है, तो जैसे ही कांटा 0 पर आ जाएगा, समझ में आइए, कांटा 0 पर आ जाएगा, तो इस चैनल को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये बात समझ में आया? तो उस कंडीशन में जो हमारा कांटा वैल्यू होगा, वही हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, एस का वैल्यू हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? तो हम इक्वेशन के जरिए भी इस वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो गैल्वेनोमीटर आप लोगों ने देखा, गैल्वेनोमीटर, ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर तो यही है। अब यही साबित करने के लिए देता है कि ऐसा कब होता है, और जब ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा, तो उस कंडीशन में देखिएगा कि P बटा Q का जो वैल्यू है वो R बटा S के बराबर हो गया। ये गैल्वेनोमीटर की खासियत होती है। ये बात समझ में आया? और यही आपको परीक्षा में साबित करने के लिए देता है। ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर यही है आपका। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं समझिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ये क्या चीज है, इसका उपयोग क्या है, मतलब क्या काम है इसका, क्या है ये। दूसरा बात, हम इसमें क्या लिखते हैं, रचना, सिद्धांत लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, रचना लिखते हैं। कोई भी डिवाइस हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप 4 चीज ना लिखते हैं, पहले कि वो क्या है, दूसरा बात क्या लिखते हो, सिद्धांत लिखते हो, सिद्धांत के बाद क्या होता है, रचना लिखते हो, रचना के बाद कार्यविधि। समझ में आया? तो देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहला बात कि यह एक मतलब ऐसा व्यवस्था है जिसके जरिए हम लोग 3 ज्ञात प्रतिरोध के सहारे, है ना, चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ये बात समझ में आया? तो इसके द्वारा प्रतिरोध निकाला जाता है, चाहे वो प्रतिरोध न्यूनतम हो या उच्चतम हो, वो निकाला जाता है। एक तो भी टेस्ट में हो गया कि क्या है ये। दूसरा चीज कि इसमें इसका सिद्धांत क्या होगा, समझ में आया? तो सिद्धांत में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर 4 प्रतिरोध है ना, और गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, यहाँ पे धारा का प्रवाह अगर नहीं हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में P बटा Q किसके बराबर होता है, R बटा S के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गया? P बटा Q बराबर क्या होगा, R बटा S। लेकिन कब? और गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह तब नहीं होगा जब ये संतुलित अवस्था में हो। संतुलित अवस्था का मतलब हुआ गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो। चलिए, ये बात समझ में आया? तो P बटा Q बराबर क्या होता है, R बटा S। अब हम लोग रचना में लिखते हैं, तो रचना में क्या क्या होता है, तो 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R और S, जिसमें P, Q, R ज्ञात होता है और चौथा प्रतिरोध S क्या होता है, अज्ञात होता है। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, इसका एक विकर्ण में क्या होता है, एक सेल और एक कुंजी केवल रहता है, और दूसरे विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी क्या लगा रहता है, K2 लगा हुआ रहता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्रिया विधि में बात करें, तो क्रिया विधि में आपको क्या करना होता है कि इसमें सब कुछ धारा के बारे में लिखना होता है, और साथ में ये प्रूफ करना होता है कि P बटा Q बराबर R बटा S। तो क्रिया विधि जो हम लोग लिखते हैं प्रायः, असल में यहाँ पर देखा जाए तो P बटा Q बराबर R बटा S एक प्रमेय हो गया, थ्योरम हो गया, जिसे हम लोग को क्या करना है, साबित करना है। समझ में आया? इसीलिए हम लोग इसमें सीधा सीधा रचना और सिद्धांत दोनों एक साथ में लिख देते हैं। ठीक है,
कोई कोई डिवाइस होगा जिसमें पूरा आप ऐसे लिखिएगा, लेकिन आपको इसमें क्या करना होगा, पहले लिख देना होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। उसके बाद रचना एवं सिद्धांत एक साथ में आ जाएगा। रचना एवं सिद्धांत में कैसे आ जाएगा, हम लिखेंगे कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसमें एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, है ना। 3 प्रतिरोध पी क्यू आर जो होता है वो ज्ञात होता है, चौथा प्रतिरोध एस क्या होता है, अज्ञात होता है। एक विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी केवल लगा रहता है, दूसरे विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगा होता है। जब गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित माना जाता है, और इस अवस्था में संगत दो भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात P बटा Q बराबर R बटा S। बोलो इसी में सिद्धांत और इसी में रचना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब ये दोनों जब आ गया तो इसको हम लोग क्रिया विधि नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। समझ में आया, क्रिया विधि तो तब लिखा जाएगा जब इसका कोई काम हो। हम यहाँ पे तो देख रहे हैं कि भाई इसको प्रूफ करना है कब, जब इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो तब। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको ये खुद से लिखने आना चाहिए, सब समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो इसका जवाब क्या दीजिएगा, तो बहुत ही सिंपल हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसमें 3 अज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एक क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध। अगर आप चाहें तो इसी लाइन को और संक्षेप में बोल सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है ना, जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध के सहारे एक चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। बोलो क्लियर हो गया। फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध के सहारे एक चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। कौन कौन बता सकता है, बताओ जल्दी से, बोलो तुम बोलो। यस, हाँ वेरी गुड। अब सुनो आगे, इसके बाद कैसे बोलोगे, मान के चलो रचना और सिद्धांत दोनों साथ में बोलना हो तो हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं में, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस लगे रहते हैं। समझ में आया, पी क्यू आर एस लगे रहते हैं। क्लियर हो गया। उसके एक विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी केवल लगा रहता है, दूसरे विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 लगा रहता है। जब गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। बात बुझाया। तो उस अवस्था में संगत दो भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है, अर्थात P बटा Q बराबर R बटा S। समझ में आया। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज का रचना और सिद्धांत दोनों बोलना हो साथ में तो कैसे बोलेंगे, तो फिर से एक बार एकदम स्लो मोशन में सुनिएगा ध्यान से। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। क्लियर हुआ। आपको फिगर देखना है, सोच के बोलना है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जिसमें 3 प्रतिरोध P, Q और R ज्ञात प्रतिरोध होता है और चौथा प्रतिरोध S अज्ञात प्रतिरोध होता है। बोलो अभी खाली किसके बारे में बताए, प्रतिरोध के बारे में। फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जिसमें से 3 प्रतिरोध P, Q, R ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और चौथा प्रतिरोध S अज्ञात प्रतिरोध होता है। बोलो क्लियर हुआ। पहली बार हम लोग को किसके बारे में बोलना है, प्रतिरोध। उसके बाद विकर्ण के बारे में, तो विकर्ण का एगो है, दो गो, एगो ऐसे कनेक्शन हुआ है, एगो बीच में, ठीक है। चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इसी में से क्रॉस कर जाता है, इसीलिए अलग से तार जोड़े हैं। समझ में आया। एक विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी K1 लगा होता है, दूसरे विकर्ण में
एक गैल्वेनोमीटर, कहने आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, या धारा मापी हिंदी होता है गैल्वेनोमीटर का, तो गैल्वेनोमीटर बोलो या क्या बोलो, धारा मापी। दूसरे विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगा रहता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको धारा का बात करना है कि जब गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो, जब गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कहते हैं। समझ में आया? व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कहते हैं या संतुलित होता है। इस अवस्था में अब देखिए संगत शब्द का प्रयोग काहे कर रहे हैं, चाहते तो P बटा R भी तो बोल सकते थे। संगत का मतलब P के जैसा कौन Q, R के जैसा कौन S। तो आपको बोलना है कि इस अवस्था में संगत दो भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, दो भुजा है, संगत दो भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो भुजाओं के संगत प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के संगत प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है, अर्थात P बटा Q बराबर R बटा S। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। बोलिए क्लियर हुआ? तो फिर से एक बार सुनिए ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम तीन ज्ञात प्रतिरोध के सहारे चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद सिद्धांत और रचना लिखना होगा। तो हम इसमें बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चतुर्भुज की चार भुजाओं में चार प्रतिरोध लगे रहते हैं, जिसमें से तीन प्रतिरोध P, Q और R ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और चौथा प्रतिरोध S अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसके एक विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी केवल लगा रहता है और दूसरे विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगा रहता है। जब गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। इस अवस्था में संगत दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संगत भुजाओं के जगह पर भुजाओं के संगत प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। संगत भुजाओं के दो प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटा Q बराबर R बटा S। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। बोलो अब कौन कौन बोल पाएगा, बोलो पूरा जितना बोले हैं शुरू से। जिसमें तीन प्रतिरोध P, Q, R ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एक अज्ञात प्रतिरोध S होता है। ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसका सिद्धांत रचना, एक चतुर्भुज होता है जिसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S होता है, जिसमें तीन P, Q, R ज्ञात होता है और एक अज्ञात S होता है। इसके एक विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी K1 लगा होता है तथा दूसरे विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगा होता है। अगर गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है। इसमें दो संगत भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है, अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटा Q बराबर R बटा S। ठीक है बैठो। और कोई? ठीक है बैठो। और कोई? चलिए इतना बात समझ में आ गया, पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ ये हेडिंग लिखना है। लिखा गया? देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है
जिसके द्वारा तीन ज्ञात प्रतिरोधों के सहारे चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। अब रचना एवं सिद्धांत लिख के डैश हो गया। डैश दे करके और उसके बाद क्या करना है कि राइट साइड में फिगर बना लेना है। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, एक चतुर्भुज इस टाइप से ऐसे करके ऐसे हम लोग बना करके और इसमें रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से वायर निकालिए, यहाँ से एक आपका वायर निकल के सेल लग जाएगा, यहाँ कुंजी K1 लग जाएगा और इसके बीच में एक सुई लगा देंगे और यहाँ गैल्वेनोमीटर, यहाँ कुंजी लग जाएगा K2। अब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, PQRS। अब आगे फिगर में क्या होगा उसको बढ़िया से देखना। सब सेल से धारा निकलेगा, चलो भाई सेल से धारा निकला, उस धारा का कुछ तो मान होगा, उस धारा का मान क्या है, I। अब सभी लोग सावधानी से यहाँ पर धारा का नेचर यहाँ समझिए। ये धारा जब यहाँ पे आएगी तो आने के बाद इसे कई गो तार मिलेगा, 2 गो मिलेगा, तो धारा कितने भागों में बट गया। अब हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब, मान के चलो ये 10 एम्पियर है, ठीक, यहाँ आया तो इधर और इधर धारा बराबर बराबर जाएगा कि अलग अलग, नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि बराबर बराबर जाएगा, किसी में ज्यादा जा सकता है, किसी में कम जा सकता है। बात बुझाया। मान के चलो कि इधर 8 एम्पियर गया तो इधर कितना जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा। तो अगर हम इधर 2 एम्पियर मान रहे हैं तो इधर 8 कैसे लिखेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे। तो अगर इधर हम मान लिए कि इधर I1 गया तो बोलो इधर कितना करंट जाएगा, I माइनस I1, बोलो I माइनस क्या हो जाएगा, I1। अब ध्यान से समझो, ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है। अगर हम ये मान लें कि इस जगह पर पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, B, C और D। इस B पर पोटेंशियल यानी कि विभव क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट B से D की तरफ बहेगा कि D से B की तरफ, B से D की तरफ। चलो ये करंट यहाँ पहुंचा, ये करंट कितना है, I माइनस I। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये कितने हिस्सों में बटेगा, 2 हिस्सों में। अब ये धारा गैल्वेनोमीटर में जा रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इसका नाम ही दे दे रहे हैं IG, कि ये करंट कितना है, IG। तो अब बताओ कि ये करंट कितना होगा। फिर से ये 10 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 8 एम्पियर, ठीक है, 8 2 10 हो गया ना। ये 8 एम्पियर यहाँ आया, मान लो 1 एम्पियर इधर आ गया, जिसे हम क्या माने हुए हैं, तो इधर कितना जाएगा, 7 कैसे लाए, 8 से 1 घटाए, इससे IG को घटाए कि नहीं, तो बोलो ये वाला करंट कितना होगा, I माइनस I1 माइनस IG। बोलो समझ में आया। अब बताओ ये करंट ऐसे चलते हुए कहाँ पहुंचेगा, D के पास, ऐसे चल के ये D के पास और I1 इधर। ये I1 कितना था, 2 एम्पियर,
ये कितना था 1 एम्पियर, तो बोलो यहाँ मिलके कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। मतलब ये करंट कितना के बराबर होगा I1 प्लस IG। इधर से कितना जा रहा है 3 एम्पियर, 2 और 1 3। इधर से कितना रहा है, पुनः ये दोनों करंट मिलके कितना हो जाएंगे 10, और 10 आई को ही ना कर रहे थे, तो फाइनली क्या बन गया आई। बोलो ये करंट का जाल समझ में आया, करंट कैसे कैसे जा रहा है पूरा समझ में आ गया। एक बार और पहले हम ऐसे बनाते हैं, अभी तुम ही लोग बताओगे। हम यहाँ बीच में एक प्रतिरोध है, मान के चलो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। बोलो यहाँ पर धारा आया आई, ठीक, तो यहाँ से धारा कितने भागों में बटेगा 2। मान के चलो इधर कितना आया, तो इधर कितना होगा I माइनस I1। अब ये करंट यहाँ गया, कितने हिस्सों में बटेगा, इस करंट को क्या मानोगे IG, तो बोलो इधर कितना होगा I माइनस I1 माइनस IG हो जाएगा। अब ये करंट इधर जा रहा है और ये IG इधर आ रहा है। अब बोलो I1 इधर आया, IG इधर आया, तो यहाँ पर मिलेगा, अब मिल करके इधर जाएगा तो I1 प्लस IG, फिर ये दोनों आपस में मिल करके इधर जब निकलेंगे तो कितना बन जाएगा I। आप देख भी सकते हैं, इसको जोड़िएगा तो I1 I1 कट जाएगा, IG IG कट जाएगा, क्या आएगा I। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ करंट कैसे फ्लो हो रहा है। चलो तो ये फिगर आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया। अब राइट साइड में ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। चलो लिखो, फिगर के बगल से लिखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में, एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। चार प्रतिरोध लगे रहते हैं, जिसमें 3 प्रतिरोध PQR, जिसमें 3 प्रतिरोध PQR ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, और चौथा प्रतिरोध S अज्ञात प्रतिरोध होता है, और चौथा प्रतिरोध S अज्ञात प्रतिरोध होता है। चौथा प्रतिरोध S अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसके एक विकर्ण में एक सेल और कुंजी केवल लगा रहता है। इसके एक विकर्ण में एक सेल और कुंजी केवल लगा रहता है। एक सेल और कुंजी केवल लगा रहता है, एवं दूसरे विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 लगा रहता है। कुंजी K2 लगा रहता है।
यदि गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो, यदि गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो, यदि गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कहा जाता है। संतुलित कहा जाता है। इस अवस्था में संगत दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संगत दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात P/Q बराबर R/S। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। हो गया। अब इसे प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे देखो। तो हम लोग को करना ये है कि पहले बंद पास का एगो नजर आ रहा है, दूगो ABDA, एगो बंद पास है, एगो और बंद पास है BCDB। ये बात समझ में आया। तो हमें करना क्या होगा कि दोनों बंद पास में बारी बारी से चलना है, अब बंद पास का नियम लगाना है किरचॉफ का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का P/Q बराबर क्या आ जाएगा, R/S। तो हम लोग क्या करेंगे, बंद पास किस में चलेंगे, किरचॉफ के कौन सा नियम लगाएंगे, लिखेंगे किरचॉफ के बंद पास नियम से। बंद पास नियम नहीं लिख करके लिख सकते हैं KVL, है ना। तो KVL द्वारा भी संक्षेप में लिखा जा सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं KVL द्वारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, कौन सा बंद पास है हमारा, ABD, किधर से भी चलो, ADB, A की तरफ चलो या AB, जैसे चलना है चलो। तो लिखेंगे बंद पास ABDA में। याद है ना कैसे चलना होता है, वोल्टेज को इकट्ठा करना है। आपको देखना है कि A से B तक में कितना वोल्टेज है। तो वोल्टेज दो तरीका से, एक सेल का EMF के जरिए निकालते हैं और एक वोल्टेज IR से, माने धारा में और प्रतिरोध में गुना करके। तो बोलिए इसके बीच वोल्टेज कितना है, AB के बीच धारा है I माइनस I1, तो I माइनस I1 इंटू प्रतिरोध क्या है P, प्लस में कि माइनस में, जिधर जाओगे उधर प्लस, मतलब धारा की दिशा में चलोगे तो प्लस लेना है। चलो फिर B से D आना है, इसमें वोल्टेज कितना होगा, प्रतिरोध है G और धारा कितना है IG, तो IG में G से गुना होगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो IG इंटू G। फिर अब D से A जाना है, माइनस होगा क्योंकि उल्टा है, तो माइनस I1 R बराबर में 0, इतना ही ना वोल्टेज है, ये अप्लाई हो गया। अब हमें ये बताओ कि क्या गैल्वेनोमीटर जब संतुलित होगा तो गैल्वेनोमीटर में धारा बहेगा। तो हम लिखेंगे कि जब
व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो तो Ig का वैल्यू कितना होगा? 0। इस जगह पर 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तब तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बताओ, हई वाला और हई वाला बच जाएगा। तो उस कंडीशन में ये माइनस का टर्म इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो बोलो हम क्या लिख सकते हैं? I माइनस I1 इंटू पी बराबर I1R। समीकरण नंबर 1। सेम टू सेम किस में चलना है? अब एक बी सी डी बी में। तो अब हम लिखेंगे बंद पास बी सी डी बी में, यही ना है? बी सी डी बी में अगर इसमें आप चलते हैं तो पहले वोल्टेज किसका लीजिएगा? बीसी में वोल्टेज बताइए कितना होगा? I माइनस I1 माइनस IG। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू। एक वोल्टेज हो गया। अब C से आपको D आना है, माइनस होगा पहला बात, तो माइनस हो जाएगा I1 प्लस IG, I1 प्लस IG इंटू एस, फिर माइनस की प्लस माइनस होगा, क्या लिखाएगा? माइनस IG इंटू जी। ठीक से देखिए, इसमें धारा IG है, प्रतिरोध क्या है? जी। वोल्टेज टोटल हो गया कितना? 0। अब यहाँ पे आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी अभी थोड़ा देर पहले आप पढ़े हैं कि IG का वैल्यू कितना है। यहाँ ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं कि भाई IG का वैल्यू 0 है। अगर ये 0 डालोगे तो ये ना दोनों बचेगा, माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा। अच्छा, तो I माइनस I1 यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे Q बराबर आयो 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा? I1S। समीकरण नंबर 2। अब हमको P बटा Q बराबर R बटा S लाना है। तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ P मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में भाग दे देंगे 1 बटा 2 से। 1 में 2 से भाग दे दीजिए। 1 में आप देखिए क्या है? I माइनस I1 इंटू पी, I माइनस I1 इंटू पी। अब बटा में यहाँ क्या है? I माइनस I1 इंटू में Q है तो खत्म। I1 इंटू R बटा I1 इंटू S, I1 खत्म। क्या आ गया? P बटा Q बराबर R बटा S। प्रूफ हो गया? प्रूफ्ड। उम्मीद है कि एग्जाम में भी कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए।